वेलकम बैक फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हमारी जो हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उसका हम पहला वीडियो देखते हैं। और इन शिक्षण वीडियो में आज हम देखेंगे आगमन विधि। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे आगमन और निगमन, दो विधियां हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है अपनी आगमन विधि। तो आगमन विधि में देखिए किसकी स्टार्टिंग करते हैं कि आगमन विधि की जो शुरुआत के जो इसके जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? अरस्तु। कौन माने जाते हैं? अरस्तु। ठीक है ना। आगमन और निगमन दोनों विधियों के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। इसके चरण, पद या सोपान ये कितने हैं? 4। और यही निगमन विधि के हैं 4। ठीक है ना। आगमन और निगमन विधि के सोपान भी कितने हैं? 4। दोनों के सोपान कितने हैं? 4। या तो इसके चरण भी नाम आ सकता है, पद भी आ सकता है, सोपान भी आ सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम कि इसके चरण, पद या सोपान में देखते हैं कि पहला जो है, जो सोपान है, जो पद है वो कौन सा है? उदाहरण प्रस्तुतिकरण। यानी सबसे पहले अध्यापक होगा, टीचर होगा, वो क्लास के अंदर क्या करेगा? सबसे पहले बच्चों के सामने या बच्चों के समूह क्या करेगा? उदाहरण है वो प्रस्तुत करेगा, कोई भी उदाहरण है। ठीक है ना। फिर क्या होगा कि उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में वो क्या करेगा? उदाहरण को क्या करेगा? स्पष्ट करेगा। क्या करेगा? उदाहरण को स्पष्ट करेगा। फिर उसके नियम की क्या की जाएगी? स्थापना। यानी उदाहरण को प्रस्तुत कर दिया, उदाहरण को उसने क्या है? उसकी व्याख्या कर दी, उदाहरण ने उसको स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट करने के बाद में उस पर एक नियम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? नियम। और उसमें फिर उस नियम का क्या करवाया जाएगा? अभ्यास करवाया जाएगा। इस प्रकार आगमन विधि के 4 सोपान हो गए। कौन कौन से? नंबर 1, सबसे पहले उदाहरण को क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, उदाहरण को स्पष्ट किया जाएगा। फिर नियम की स्थापना की जाएगी। फिर उसका क्या करवाया जाएगा? अभ्यास करवाया जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार क्या है? 4 इसके सोपान होते हैं। आगमन विधि के जनक है वो अरस्तु है। इसके चरण, पद या सोपान वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले जो होता है उसका कौन सा होता है? सोपान या चरण पद वो कौन सा होता है? उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। फिर अध्यापक क्या करेगा? उदाहरण को स्पष्ट करेगा। फिर उस पर नियम की स्थापना की जाएगी। फिर उसका क्या करवाया जाएगा? अभ्यास करवाया जाएगा। उसके बाद में आगमन विधि है वो किन रूपों में चलती है? ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इस पे देखते हैं कि सबसे पहले है जो इसका जो रूप माना जाता है आगमन विधि का, वो माना जाता है समवाय विधि या सहसंबंध विधि। कौन सी? समवाय विधि या सहसंबंध विधि। समवाय या सहसंबंध यानी किसी दो चीजों का उसके बीच में संबंध जोड़कर जब इसको करवाया जाता है तो उसे समवाय विधि या संबंध विधि कहा जाता है या सहसंबंध विधि कहा जाता है। दूसरा इसका रूप है वो क्या है? प्रयोग विधि। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से आगमन विधि का रूप है। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? 2 रूप हैं इसके, समवाय विधि या सहसंबंध विधि, या दूसरा क्या हो जाएगा? प्रयोग विधि। अब आती है बात कि आगमन विधि के सूत्र कौन से हैं। ठीक है। तो आगमन विधि के सूत्र की बात आती है तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। पहला है मूर्त से अमूर्त। ठीक है ना। पहला कौन सा है? मूर्त से अमूर्त। यानी किसी चीज, किसी भी कंटेंट को, किसी भी मतलब क्या विषय वस्तु को हम पहले उसको मूर्त रूप में प्रस्तुत करेंगे, फिर उसका क्या है? अमूर्त रूप में उसकी नियम की स्थापना की जाएगी। दूसरा है पूर्ण से अपूर्ण की ओर। किसी चीज को, किसी विषय को, किसी टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं कि पहले पूर्ण रूप में उसको बताया जाएगा, फिर उसमें जो अपूर्णता है उसको क्या है कि कंप्लीट किया जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर द्वारा आ गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि के शिक्षण सूत्र में विशिष्ट से सामान्य की ओर। उसके बाद में उदाहरण से नियम की ओर और सरल से कठिन की ओर। निगमन विधि में क्या होगा? इसके सभी क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उल्टे। इसके निगमन विधि में क्या हो जाएंगे? सारे उल्टे। जैसे अमूर्त से मूर्त की ओर, अपूर्ण से पूर्ण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर और कठिन से सरल की ओर। ये निगमन विधि के हो जाएंगे। और आगमन विधि के क्या हो जाएंगे? मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और सरल से कठिन की ओर।
ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि आगमन विधि में सूत्र की स्थापना की जाती है और उदाहरण प्रस्तुत करके। यानी आगमन विधि में क्या किया जाता है, सूत्र की स्थापना की जाती है। और वो कब की जाती है, जब हम क्या करते हैं कि उदाहरण को प्रस्तुत किया, स्पष्ट किया, फिर उसमें क्या किया जाता है, नियम की स्थापना की जाती है, सूत्र की स्थापना की जाती है। और कैसे की जाती है, उदाहरण प्रस्तुत करके। अब देखते हैं कि आगमन विधि के गुण और दोष देखते हैं। तो गुण में देखते हैं व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि है, और व्यवहारिक व प्रत्येक स्तर पर ये उपयोगी है। वैसे तो यदि देखें तो यदि क्वेश्चन ये आए कि व्याकरण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो उसमें यदि ऑप्शन में आपको आगमन और निगमन दोनों यदि साथ में मिले, आगमन निगमन दोनों साथ में मिले, तब तो आगमन निगमन होगा, नहीं फिर क्या होगा, आगमन विधि होगा, नहीं तो क्या होगा, आगमन विधि होगा। ठीक है, थोड़ा ये देख लीजिए कि यदि ऑप्शन में आपको ये मिले कि आगमन और निगमन दोनों साथ में मिले, आगमन निगमन विधि, तब तो वो होगा, नहीं तो फिर आगमन विधि होगा। पहला गुण क्या है, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, बाल केंद्रित है और मनोवैज्ञानिक भी है। उसके साथ में व्यवहारिक व प्रत्येक स्तर पर उपयोगी है। लेकिन इसके साथ साथ में गुण के साथ में इसके कुछ दोष भी हैं। पहला है, इस पे पाठ्यक्रम में बहुत समय पर समाप्त नहीं हो पाता है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक इस विधि पर आधारित नहीं होती। जो पाठ्य पुस्तक है वो इस विधि पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या इसके गुण और दोष देखे। अब चलते अपन निगमन विधि। तो निगमन विधि वही जनक इसके कौन है, अरस्तु व प्लेटू हैं। चरण व पद कितने हैं इसके, 4 हैं। पहला इसका कौन सा है, जैसे उसमें क्या था, हमने क्या किया था, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया था, फिर उदाहरण को स्पष्ट किया था, उसके बाद नियम की स्थापना की थी, फिर क्या है, उसको नियम की स्थापना करने के बाद में उसका अभ्यास कार्य करवाया था। वैसे इसमें सबसे पहले उदाहरण की जगह हम क्या करेंगे, नियम प्रस्तुत करेंगे, फिर नियमों को स्पष्ट किया जाएगा, फिर उदाहरण को प्रस्तुत किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उदाहरण को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आगमन विधि में क्या था कि सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया गया, फिर उदाहरण को स्पष्ट किया गया, फिर नियम की स्थापना की गई, फिर उसका अभ्यास कार्य करवाया गया, यानी प्रैक्टिस करवाई गई बार बार। अब निगमन विधि में क्या होगा कि नियम को प्रस्तुत किया जाएगा, नियम को स्पष्ट किया जाएगा, उदाहरण के द्वारा उसको उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा उस नियम पे, और उसके बाद में उसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि जैसे आगमन विधि के 2 रूप थे, वैसे ही निगमन विधि के भी 2 रूप हैं। ठीक है ना, तो पहला रूप है वो कौन सा है, पहला रूप है पाठ्य पुस्तक विधि या तू पढ़ विधि। तो यहाँ पर ये ऐसा आ जाता है कि तू पढ़ विधि है वो निम्नांकित में से कौन सी विधि का रूप है। तो उसमें ऑप्शन में आपको निगमन विधि मिलेगा, तो ये कौन सा है, निगमन विधि का रूप है। कौन सा, पाठ्य पुस्तक विधि या तू पढ़े विधि। उसके बाद में कौन सा विधि है, उसकी जो रूप है वो सूत्र विधि। कौन सी है, सूत्र विधि। ठीक है ना, तो आगमन विधि के 2 रूप कौन से हैं, समवाय विधि या सहसंबंध विधि। दूसरा क्या था, प्रयोग विधि। समवाय विधि या सहसंबंध विधि और प्रयोग विधि, ये तो है आगमन विधि के 2 रूप। और निगमन विधि के 2 रूप कौन से हैं, पाठ्य पुस्तक विधि या तू पढ़ विधि। दूसरा कौन सा है, सूत्र विधि। अब इसके गुण व दोष देखते हैं। सबसे पहले जो निगमन विधि के जो रूप हैं, गुण हैं, वो पहला क्या है कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण है वो निगमन विधि के आधार पर ही किया जाता है। यानी जितनी भी हमारे पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो टेक्स्ट बुक होती है, वो निगमन विधि पे ही, इंडक्टिव मेथड पे ही क्या किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। और इसमें क्या होती है, समय की बचत होती है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ दोष हैं। सबसे पहले क्या है, प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी नहीं होता। दूसरा, मनोवैज्ञानिक है, बाल केंद्रित नहीं है, उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। यानी कि जो उसके दोष थे, जो उसके आगमन विधि के जो गुण थे, उसको यदि उल्टा करें तो ये इसके क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं आगमन विधि के लिए ये इसके दोष है वो गुण बन जाएंगे। यानी कि आगमन विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, मनोवैज्ञानिक होती है, बाल केंद्रित होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उच्च स्तर के लिए ये उपयोगी है, तो वो क्या हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो विधि है वो, अच्छा इसमें ये देखिए कि आगमन व निगमन विधि आपस में क्या है, पूरक होती हैं। क्या होती है,
पूरक होती हैं। क्वेश्चन में इससे आ सकता है कि आगमन विधि का पूरक विधि कौन सी है, तो क्या हो जाएगी, निगमन विधि। अब आती है किंडरगार्टन विधि। हमने पहला आगमन विधि पढ़ा, दूसरा निगमन विधि पढ़ी, अब तीसरी क्या है, किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि में देखते हैं हम कि इसके जो जनक हैं वो कौन हैं। इसके जनक हैं ऑगस्ट फ्रेडरिक फ्रोवेल, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं और 1837 में इस विधि का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, कौन है, ऑगस्ट फ्रेडरिक फ्रोवेल, जर्मनी के रहने वाले हैं, 1837 किंडरगार्टन के क्या है, प्रतिपादक हैं। उपयोगी हैं ये 4 से 8 वर्ष के लिए, यानी 4 से 8 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए किंडरगार्टन विधि है वो क्या है, उपयोगी है। किंडर का अर्थ होता है पौधे। यहाँ पर जो फ्रोवेल ने किंडर का जो अर्थ लिया है वो पौधे माना है, और पौधों को क्या माना है, बच्चे, यानी बच्चे हैं वो क्या होते हैं, पौधे के समान होते हैं। और गार्डन का अर्थ क्या है, बगीचा। किंडर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पौधे, और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। ये तो इसका मूल अर्थ हो गया कि किंडर का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, पौधे, और गार्डन का क्या होता है, बगीचा। और पौधे के रूप में बच्चों को माना है और बगीचे के रूप में विद्यालय को माना है। जो किंडरगार्टन जो शब्द है वो किस भाषा का है, जर्मन भाषा का। कौन सी भाषा का है, जर्मन भाषा का शब्द है, क्योंकि जो ऑगस्ट फ्रोवेल है वो कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि किंडरगार्टन विधि है वो कौन सी वर्ष के या कौन सी एज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये विधि 4 से 8 वर्ष के लिए। उसके बाद में देखते हैं हम अर्थात जिस प्रकार माली बगीचे में पौधे की सिंचाई करके पौधों का विकास करता है, उसी प्रकार माली रूप में शिक्षक, यानी शिक्षक को क्या माना है, माली, ठीक है ना। और शिक्षक को क्या माना है, माली। विद्यालय को क्या माना है, बगीचा, या बच्चे को क्या माना है, पौधा। या कह सकते हैं कि जो माली को क्या माना है, शिक्षक का एक रूप माना है, शिक्षक को माली का रूप माना है, और विद्यालय को बगीचे का रूप माना है, और बच्चों को पौधे का रूप माना है। जिस प्रकार एक बगीचे में एक माली होता है वो पौधों को क्या रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी सिंचाई करता है, उसका मतलब पूर्ण रूप से उसका विकास करने में उसका क्या करता है, पूर्ण योगदान होता है। वैसे क्या होता है कि एक बच्चा होता है विद्यालय में, उसका क्या है कि शिक्षक होता है वो उसका क्या करता है, पूर्ण विकास करता है। और जो जल है वो क्या है, ज्ञान के समान है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किंडरगार्टन विधि में जो फ्रोवेल है, ऑगस्ट फ्रोवेल है, उन्होंने जल को किस रूप में माना गया है, तो किस रूप में, ज्ञान को। यानी कि पौधों को किस रूप में, बच्चों के रूप में, और बगीचे को विद्यालय के रूप में, और माली को शिक्षक के रूप में, और जल को ज्ञान के रूप में माना है। और वो क्या करता है, सिंचाई करता है। तो ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि माली का रूप शिक्षक, बगीचे का रूप विद्यालय, पौधे का रूप बच्चा, और जल का रूप ज्ञान। ज्ञान को किस रूप में माना गया, जल के रूप में। 1837 में फ्रोवेल ने जर्मनी में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां इस विधि का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। यानी कि फ्रोवेल ने जर्मनी में क्या किया था, एक विद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी, और वहीं पर इस विधि का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना। 1837 में जो फ्रोवेल थे उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, और उसी में इस विधि की क्या की गई थी, उत्पत्ति की गई थी। 1839 में इस विधि का नाम किंडरगार्टन रखा गया, और जिस विधि का उस विद्यालय में उपयोग किया गया उस विधि का नाम क्या था, किंडरगार्टन था। और इसी पर ही इस विधि का नाम क्या रखा गया था, किंडरगार्टन। यानी 1837 में ऑगस्ट जो फ्रोवेल थे उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, और उस विद्यालय में एक विधि का इस्तेमाल किया गया था, उस विधि का एक प्रयोग किया गया था। और 1839 में उस विधि का नाम क्या रखा गया था, किंडरगार्टन। इस विधि में बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि खेल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग इस विधि में ही किया गया था। देखिए कि खेल विधि का, किंडरगार्टन विधि ही वो विधि है जिसके अंदर खेल विधि का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सर्वप्रथम खेल विधि का प्रयोग
कौन सी विधि में, खेल विधि का प्रयोग सबसे पहले कौन सी विधि में प्रयोग किया गया था, तो वो तो क्या है किंडरगार्टन विधि, जो कि 1839 में इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और 1837 के अंदर जो ऑगस्ट फ्रेडरिक फ्रोवेल थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। और उस विद्यालय में क्या हुआ, एक विधि का प्रयोग किया गया था, जिस विधि को क्या कहा गया था, किंडरगार्टन कहा गया था। और किंडरगार्टन विधि में ही सबसे पहले खेल विधि का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर एक नोट देखते हैं कि इस विधि की उत्पत्ति 1837 में हुई, लेकिन इस विधि का नाम है किंडरगार्टन, वो 1839 में रखा गया था। इस विधि में फ्रोवेल ने 20 उपहारों का क्या किया गया था, प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किंडरगार्टन ने जो 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है, इसमें कितने उपहारों का प्रयोग किया गया था, तो 20 उपहारों का। बालक के प्रत्येक अच्छे कार्य पर एक उपहार दिया जाता था। बालक के प्रत्येक अच्छे कार्य पर एक उपहार दिया जाता है। सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग इसी विधि में किया गया था। तो सबसे पहले जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है ना, जो उसका उपयोग है वो सबसे पहले कौन सी विधि में किया गया था, इसी विधि में, यानी कि किंडरगार्टन विधि में। यानी किंडरगार्टन विधि में फ्रोवेल ने सबसे पहले खेल विधि का प्रयोग भी इस विधि में हुआ था। सहायक सामग्री का प्रयोग भी क्या है, इसी विधि में किया गया था। आगे देखते हैं, शिक्षक का स्थान होता है वो क्या होता है, पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, यानी फैसिलिटेटर के रूप में होता है। इस विधि में शिक्षक क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, पथ प्रदर्शक, यानी कि आपको किस तरीके, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, नहीं, सिर्फ ये बताया जाएगा, उसको कंटेंट दिया जाएगा आपको कि भाई ये ऐसे, ये आपको ये करना है। अब उसमें क्या है, बच्चे अपने हिसाब से करेंगे। और यदि उसमें कोई बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो उसको खेल खेल के माध्यम से उसको क्या कर दिया जाता है, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति भी अनिवार्यता पर बल इसी विधि में दिया गया था। यानी कि जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसमें जो महिला टीचर होती हैं, जो कह सकते हैं कि जो नर्सरी टीचर है, या कह सकते हैं जो महिला अध्यापिका हैं, उनका नियुक्ति की अनिवार्यता का पर बल है वो इसी विधि में दिया गया है। इस विधि में कुल 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इस विधि में कितने सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, 3 सिद्धांतों का। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, नंबर 1 स्वगति का सिद्धांत, यानी बच्चे अपनी गति से, स्वयं की गति से सीखते हैं। दूसरा, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। तीसरा, बच्चे एकता का सिद्धांत, यानी सभी मिलजुल कर एक दूसरे से सीखते हैं, यानी खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं, और उस खेल में सभी क्या है, एक होकर, या कह सकते हैं कि सभी मिलजुल कर उसको चीज़ को सीखते हैं। इन 3 सिद्धांत हैं, नंबर 1 स्वगति का सिद्धांत, नंबर 2 खेल का सिद्धांत, नंबर 3 एकता का सिद्धांत। तो कौन कौन से, नंबर 1 स्वगति का सिद्धांत, दूसरा खेल का सिद्धांत, तीसरा एकता का सिद्धांत। उसके बाद में देखते हैं कि इस विधि के उद्देश्य देखते हैं। पहला गीत, दूसरा गति, तीसरा रचना। गीत यानी बालक गीत सीख के, इस विधि का जो उद्देश्य है सबसे पहले क्या है, बच्चे गीत सीख सकें, गति से सीख सकें और रचना करना सीख सकें, ठीक है ना, यानी कि वो गायन करना सीख सकें और अपनी गति से सीख सकें, और उसके साथ में रचना का मतलब हो गया क्रिएटिविटी, ठीक है ना, यानी कि सृजनात्मकता पे इस पे बल दिया जाता है। यानी बालक गीत सीख सकें, अपनी गति से सीख सकें और बालक रचना करना सीख सकें। जैसे उदाहरणों के तौर पर रचना में चित्रों में रंग भरना, आकृतियां बनाना, ये क्या है, उद्देश्य हैं। कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं, नंबर 1 गीत, नंबर 2 गति, नंबर 3 रचना। अब देखते हैं कि इसका शिक्षण है वो कैसे करवाया जाता है। तो इसका शिक्षण है वो 2 पारियों में करवाया जाता है। कितनी पारियों में, 2 पारियों में। पहली पारियों में क्या करवाया जाता है, शिक्षण, यानी कि जो 2 पारियां होती है कि एक स्कूल में, एक विद्यालय में, प्रथम पारी और दूसरी पारी। तो प्रथम पारी में तो क्या करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को। दूसरी पारी में गीत, संगीत, खेल कूद, ये सारी चीजें हैं बच्चों को करवाई जाती है, जिससे बच्चों का क्या हो, ज्ञानात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो, क्रियात्मक विकास हो, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है, 2 पारियों में, पहले में शिक्षण करवाया जाता है, दूसरी में क्या, गीत, संगीत, खेलकूद करवाया जाता है, जिससे क्या है कि बच्चों का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास हो सके। बाकी हम कल पढ़ेंगे अपनी मॉन्टेसरी विधि, और इसी टाइप से आपको अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा।
तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।